इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQs जो कि आपके NCERT क्लास 6 के चैप्टर 2 से बनाए गए हैं, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये मेरी गारंटी है आपसे, अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं तो उसके बाद आपको वो चैप्टर भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन MCQs की हेल्प से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। फिर भी अगर आपका मन करे तो आप ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर चेक कर सकते हैं। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नया है या आपको नहीं आता है। इसी तरह हमने आपका चैप्टर 1 द सोलर सिस्टम भी कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और जिसके साथ पिक्चर की ज़रूरत है वहाँ पिक्चर भी लगी है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, या फिर मिनिएचर फॉर्म। तो ऐसा क्या चीज़ है जो हम इसको अर्थ का मॉडल कहेंगे या अर्थ का मिनिएचर फॉर्म कहेंगे। तो पॉलिटिकल, और मॉडल क्या होता है जो अर्थ के जैसे दिखता है ना। तो पॉलिटिकल मैप तो अर्थ के जैसा नहीं दिखता है, मैप भी अर्थ के जैसा नहीं दिखता है। तो हमारा आंसर होगा ग्लोब। ग्लोब जो है बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स। अब हमें पता है अगर हमारा अर्थ जो होता है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, थोड़ा सा टिल्टेड वे में। ठीक है, तो ऐसे ही टिल्टेड वे में अगर हम इसको अपना ग्लोब समझ लें, टिल्टेड वे में इसको रोटेट करने के लिए उसमें एक नीडल लगी होती है। जिस नीडल को हम क्या कहते हैं, उस नीडल को हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, आंसर हो गया एक्सिस। पोल नहीं कहते हैं, पोल क्या होता है, पोल तो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होते हैं वो टिल्टेड नहीं होते। ठीक है, वो तो एकदम स्ट्रेट, अगर हम लाइन खींचेंगे बीच में से अर्थ के तो उस लाइन पे वो फॉल करेगा, पोल्स। ठीक है, नीडल नहीं कहते हैं, और ऑर्बिट भी कुछ और चीज़ होती है। एक्सिस है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मूवमेंट। जो अर्थ होता है ना, तो अर्थ का मूवमेंट क्या होता है, क्या वो नॉर्थ से साउथ की तरफ घूमता है। ठीक है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ वेस्ट होता है हमारा, यहाँ पे ईस्ट होता है। तो पता है जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, रोटेट करता है। तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। आंसर हो गया वेस्ट टू ईस्ट। तो आंसर डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में कुछ समझाने वाली हूँ। जिसने चैप्टर रीड कर लिया है वो यहाँ से स्किप करके क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करें। जिसने चैप्टर रीड नहीं किया है वो ये सुने, क्योंकि किसी का भी कुछ छूटना नहीं चाहिए और आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यहाँ से हेल्प होगी। तो जब हम ग्लोब की या अर्थ की बात करते हैं तो हम लाइन ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइन ऑफ रेफरेंस जो होती हैं दो होती हैं, एक है हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एक एक है हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और एक है सेकंड है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो क्या होता है, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, देखो दो तरीके की लाइंस जब हम ग्लोब पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं। एक लाइन जैसे स्लीपिंग लाइंस होती हैं, इन सब लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, ये कभी एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। दूसरी होती है लॉन्गिट्यूड, वो ऐसे स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, ये जो होती है ना, ये मिक्स हो जाती है एक जगह पे आके। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो वो हम देखेंगे कहाँ मिक्स होती है, तो ऐसे समझ आ जाएगा, पोल्स पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन होती है सीधी सीधी, इन्हें हम कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी जगह का लोकेशन बताना। ठीक है, कि इतना डिग्री ईस्ट है, इतना डिग्री वेस्ट है, इतना डिग्री नॉर्थ है, इतना डिग्री साउथ है। वो कैसे, आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे हम समझेंगे कुछ मार्किंग्स हैं जो हमने अपने कुछ चीज़ों पे बेस, जैसे ये जो आपको मार्किंग्स यहाँ दिख रही है ना, ये टेम्परेचर के बेसिस पे मार्क करी हुई हैं। पहले तो हम देख लेते हैं, हमें पता है ना जो ऐसे लाइन है स्लीपिंग लाइंस, वो हमारे क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये हमारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इन्हें हमने डिवाइड किया है टेम्परेचर के बेसिस पे। जो आपको ये बीच का एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया,
तो ये जो होता है हमारा टॉरिड जोन होता है। देखो पहले ये हम पता कर लेते हैं कि इक्वेटर क्या है। तो ये जो बीच की लाइन होती है ये होता है इक्वेटर। ये हमारे अर्थ को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, साउथ, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ। तो इक्वेटर एक लाइन हो गया, ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। इक्वेटर के नीचे देखें साउथ हेमिस्फेयर में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है और अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो जगह है उसको टॉरिड जोन नाम दिया गया है। टॉरिड जोन नाम दिया है। और अगर हमने कह रहे हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, तो अगर सन देखें ना, तो सन की सबसे ज़्यादा जो रेज फॉल होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ फॉल होती है, वो टॉरिड जोन में फॉल होती है। तो सबसे ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, इक्वेटर में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी लाइंस जो रेज होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। बेंड होके कहाँ पहुँचती हैं, बेंड होके पहुँचती हैं ट्रॉपिक ऑफ, अगर साउथ हेमिस्फेयर में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पहुँचती हैं। और नॉर्थ में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में पहुँचती हैं। तो जो ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो बीच का स्पेस है उसको हम कह रहे हैं, देखो ये वाला स्पेस, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। उसी तरीके से सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। तो अभी तक क्या समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो रेज, जो हीट पड़ती है वो टॉरिड जोन में पड़ती है। उसके बाद से बेंड हो जाती हैं रेज, तो थोड़ी कम टेम्परेचर हो जाता है कहाँ पे, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, एक और एरिया है ऊपर फ्रिजिड जोन। नॉर्थ पोल में देखें तो आर्कटिक सर्कल ने जो बाउंड करा हुआ है उसके अंदर फ्रिजिड जोन है। साउथ हेमिस्फेयर में देखें तो फ्रिजिड जोन वहाँ पे भी है अंटार्कटिक सर्कल के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट सबसे कम पहुँचती है क्योंकि वो बेंड होते होते इतनी बेंड हो जाती है कि यहाँ पहुँचती भी बहुत मुश्किल से और बहुत कम पहुँचती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा ग्लेशियर्स है, पूरा ठंडा है, पूरी बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर एरिया है। तो समझ में आ गया कि इक्वेटर, कुछ पॉइंट्स है कि इक्वेटर जो होता है वो हमारे अर्थ को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर के हिसाब से कैसे कैसे एरिया बटे हैं, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर टॉरिड जोन में है। उसके बाद हम देखें तो नॉर्थ टेम्परेट जोन में है एंड साउथ टेम्परेट जोन में है। और सबसे कम जो हीट है ना वो हमारी फ्रिजिड जोन में है, जो कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है। अब ये हमने समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये लैटिट्यूड्स हैं, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगर मैं आपको एक इक्वेटर की लाइन बना दूं बीच में से ऐसी, तो हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर में जो लाइन जा रही है, अभी हमें यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फेयर का दिख रहा है तो उसकी बात करते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर से जब इक्वेटर से हमारे क्या है लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, तो वो जाके यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ये मिल जा रहे हैं, कहाँ मिल जा रहे हैं, पोल्स पे मिल जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जब इक्वेटर से पोल की तरफ लॉन्गिट्यूड जाते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। तो हमें दिख रहा है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे ज़्यादा है डिस्टेंस है, यहाँ पे कम है। सिमिलरली ये तो नॉर्थ हेमिस्फेयर दिख रहा है, सिमिलरली साउथ हेमिस्फेयर में भी होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा या फिर इस तरीके से बन जाएगा कि किस डायरेक्शन में, कि इक्वेटर से कहाँ लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं जब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी एंड साउथ हेमिस्फेयर में भी, सदर्न हेमिस्फेयर। एक बात और है कि ये जो सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी अपनी अपनी डिग्री है। ठीक है, इनकी अपनी अपनी डिग्री है। जैसे कि एक बीच में ये वाली लाइन दिख रही है, इसका 0 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद ये वाली दिख रही है तो इसका 30 डिग्री ईस्ट है, इसका 30 डिग्री वेस्ट है। अब बात ये है कि ये नॉर्थ था ऊपर, ये साउथ है। ठीक है,
ये हमारा ईस्ट है एंड ये वाली साइड हमारी वेस्ट है। तो अब देखो इधर भी ईस्ट में भी 30 डिग्री होगा और वेस्ट में भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीच की लाइन है ये हमारी सेंटर लाइन है। क्या है? ये हमारा सेंटर मेरिडियन है। अब टोटल मेरिडियन कितने होते हैं? 360। देखो कन्फ्यूजन है, बुक में 360 है बट एक्चुअली होते तो 361 है। तो अगर पेपर में 360 हो और 361 हो तो आंसर आपका 361 होगा। अगर 361 नहीं है और सिर्फ 360 है तो 360 डिग्री पे ही आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो अब इतने सारे मेरिडियन है 360 या 361, तो हमने ऐसे भी कर दिया कि मेरिडियन 1 मेरिडियन 2 करके, मतलब कहीं से तो काउंटिंग स्टार्ट करनी है ना। तो हमें अपना मेन मेरिडियन, फर्स्ट मेरिडियन तो सिलेक्ट करना है। तो हमारा वो फर्स्ट मेरिडियन क्या है, कौन सा है जहाँ से हम ये काउंटिंग कर रहे हैं कि इससे 30 डिग्री ईस्ट में एक मेरिडियन है, इससे 30 डिग्री वेस्ट में मेरिडियन है। तो ये जो सेंटर वाला मेरिडियन पे हमने लाइन बनाई है, ये जो मेरिडियन है ना ये कहाँ पे है? ये एक जगह है जिसका नाम ग्रीनविच है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ग्रीनविच। एक मिनट स्पेलिंग देख लेना यार थोड़ी सी, क्या है बुक में। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं इसको। ये हमारा फर्स्ट मेरिडियन है जो 0 डिग्री पे है। इसको दूसरा नाम इसका क्या पड़ गया है? इसका दूसरा नाम है प्राइम मेरिडियन। प्राइम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, और ये हमारा फर्स्ट मेरिडियन है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमारा प्राइम मेरिडियन मतलब पहला मेरिडियन क्या है, उसका नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो ये हमारी बात हो गई। और अब हाँ, एक बात और जो उसमें रह गई थी, पैरेलल्स की भी डिग्री होता है। जो इक्वेटर है वो कितने डिग्री पे है? तो हमारा इक्वेटर, जैसे हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे था तो इक्वेटर हमारा यहाँ पे 0 डिग्री पे होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है। आर्कटिक सर्कल हमारा क्या है? 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये सब आपको याद करने वाली चीज़ है, थोड़ी थोड़ी याद कर लो। वैसे मेनली जो आपको इक्वेटर का पूछ लेता है पैरेलल में से, ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में से। अब हमने बोला कि लोकेशन की बात करी ना, कि लोकेशन कैसे पता लगती है। तो लोकेशन ऐसे पता लगती है, क्योंकि लोकेशन की तो अभी तक बात नहीं करी, बाकी सब डिस्कस कर लिया। तो लोकेशन ऐसे पता लगती है जब, देखो ये तो अभी मैंने आपको अलग अलग डायग्राम्स में दिखा दिया। ये डायग्राम आपकी बुक में ही है कि ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब इसको अगर हम मिक्स कर दें, क्योंकि ये एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, अलग अलग नहीं, ये पढ़ने के लिए हमने अलग अलग डायग्राम बनाए हुए हैं। वैसे रियली में ये अगर हम देखें तो ऐसा मैश, ऐसे आपके मैथ्स की बुक में जो पैटर्न रहता है ना छोटे बच्चों की, तो वैसा सा कुछ दिखता है। तो इसमें अगर हम डायरेक्शन देखने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना प्राइम मेरिडियन, ये सेंटर वाला। देखो अब हम ना कैसे बताते हैं कि देखो इसका एक आपकी बुक में दे रखा है, उसी से समझ लेते हैं। ये देख लो, पर ऐसे मैश डायग्राम बनता है। ये हम थोड़ा इजी ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ये हमारा ईस्ट मान लेते हैं इसको, कि ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, और हमने बताना है कि हमारा ए पॉइंट जो है इसकी लोकेशन क्या है। तो हमें पता है कि ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो ये स्लीपिंग लाइन होते हैं ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड के टर्म में जो ए है वो किस लॉन्गिट्यूड पे पड़ रहा है, किस मेरिडियन पे पड़ रहा है। मेरिडियन कहते हैं ना, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हमने देखा कि ये तो हमारा 1 डिग्री, और कौन से डायरेक्शन ईस्ट। तो हमारा जो ए है इसका हमने लॉन्गिट्यूड का पता लगाया कि वो 1 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, हमने 1 डिग्री ईस्ट देख लिया। अब हम इसका क्या देखेंगे? लैटिट्यूड्स देखते हैं कि लैटिट्यूड में ये कौन से लैटिट्यूड पे है। तो हमने देखा कि ये लैटिट्यूड बी में है, और ये लैटिट्यूड बी में कहाँ, कौन से डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इसकी हमने बता दिया कि बी डिग्री नॉर्थ में है। तो अगर आपको किसी को बताना है कि आप जाओ, आपको इस जगह पे जाना है, इसकी लोकेशन हमने दे दी ना कि 1 डिग्री ईस्ट बी डिग्री नॉर्थ, तो वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो पबजी जो खेलता है उसको समझ में आ गया होगा, वहाँ पे भी लोकेशन वगैरह जो होती है वो इस तरीके से बताते हैं।
कुछ देखो, जैसे बी का देखेंगे तो बी का आप लोग निकालने की कोशिश करो 2 मिनट में, पॉज करके निकालो, मैं बताती हूँ कि बी का भी अगर हम देखेंगे तो बी का देखो लॉन्गिट्यूड सेम है। अब ये देखो, अब ज़रूरत क्यों है, सिर्फ लॉन्गिट्यूड से बता देते, पर देखो लॉन्गिट्यूड ए का भी सेम हो गया, बी का भी सेम हो गया, पर वहीं हमारे पास लैटिट्यूड भी है तो वो एग्जैक्ट डायरेक्शन आ गई। तो बी का क्या होगा, बी का हमारा बन जाएगा लोकेशन 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री ईस्ट एंड देखेंगे लैटिट्यूड है हमारा डी पे, है ना, तो डी डिग्री नॉर्थ। तो ऐसे हम दोनों लाइन ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करके लोकेशन का पता लगाते हैं। ठीक है, यही था लाइन ऑफ रेफरेंसेस, दो चीज़ जो हमें कन्फ्यूजन होती है काफ़ी ज़्यादा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप सबको समझ आ गया होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है और ज़रूरत क्या है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, डैश इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमने डिस्कस किया था। इक्वेटर होता है जो हमारे अर्थ को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इमेजिनरी हैं, ये असली में लाइंस नहीं बनी हुई, ये हमने अपने ऑब्जर्वेशन से हीट देखकर कुछ देखकर टेम्परेचर देखकर डिवाइड किया हुआ है एरियाज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड डैश। जितने भी सर्कल्स हैं, जैसे हमने देखा था ना, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे हमारा एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमारा एक साउथ पोल है। तो इक्वेटर से अगर हम दोनों पोल्स की तरफ ऐसे पैरेलल लाइंस जा रही हैं, हमें मालूम है ना, तो इन पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, तो हमें पता है कि ये हमारे क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स डैश डिग्री लैटिट्यूड। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा इक्वेटर है वो कितना डिग्री पे है, वो 0 डिग्री पे है। हमारा मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कितने डिग्री पे है, वो भी 0 डिग्री पे है। अब क्वेश्चन नंबर 7, डैश जोन रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। सबसे ज़्यादा हीट कौन से जोन में आती है, फ्रिजिड जोन में तो नहीं आती क्योंकि ये पोल्स पे होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे जो हमारे सन की स्ट्रेट रेज हैं वो फॉल नहीं करती हैं, सीधा सीधा सूरज की किरणें वहाँ नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत गर्म वहाँ हट है। टेम्परेट जोन में भी बेंडो के रेज पहुँचती हैं, सीधी तो नहीं पहुँचती हैं। नॉर्थ जोन क्या है, नॉर्थ जोन क्या होता है, पोल्स हैं, यहाँ तो ठंड है, वही फ्रिजिड जोन वाली बात हो गई। आंसर है हमारा टॉरिड जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जो है रिसीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, बहुत ईजी है, उसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहेंगे, है ना। फ्रिजिड जोन तो नहीं कहेंगे, हमें पता है कोल्ड एरिया होता है। टॉरिड जोन जो होता है वो हमारे दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में होता है, ट्रॉपिकल कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ जोन पोलर एरिया हो गया, तो आंसर है हमारा यहाँ पे टेम्परेट जोन। ठीक है, पॉज करो, आप पॉज करके आंसर दो, उसके बाद चेक करो मैं क्या बोल रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कितना आपको समझ में आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, अगर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यहाँ मेंशन किया है, नहीं भी मेंशनड होगा तो भी पता ही है आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, तो नॉर्थ पोल के बीच में और आर्कटिक, हमें पता नॉर्थ पोल जो है ठंडा एरिया है, तो सबसे ठंडा एरिया कौन सा होता है, फ्रिजिड जोन होता है ना, फ्रिजिड जोन आंसर है। टेम्परेट जोन नहीं है, टॉरिड जोन भी नहीं है, नॉर्थ जोन भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड। हमें पता है ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जो लाइंस जा रही हैं, या साउथ पोल से जो नॉर्थ पोल पे लाइंस जा रही हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं
स्टैंडिंग लाइंस कहते हैं इसको। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। पैरेलल लैटिट्यूड नहीं है, इक्वेटर नहीं है, आर्कटिक सर्कल भी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टूवर्ड्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि पोल्स, देखो डिस्टेंस जो है मेरिडियंस के बीच में, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बीच में कम होता जाता है जब वो किस तरफ बढ़ते हैं, जब वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। जब वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो उनका डिस्टेंस, पोल पे तो ठीक है डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेकिन जब वो डिक्रीज कब हो रहा है, जब वो पोल्स की तरफ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया पोल्स, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है इक्वेटर और पोल्स में। इक्वेटर पे तो यहाँ पे लिखा है ना डिक्रीज कहाँ हो रहा है, तो पोल इक्वेटर पे तो बराबर डिस्टेंस है, डिक्रीज हो रहा है जब वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ में बढ़ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काउंट बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the dash. तो हमने बात करी थी कि हम मेरिडियंस को काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक जगह है जिसका नाम ग्रीनविच है, वहाँ पे एक मेरिडियन फॉल हो रहा है। अब ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है, ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो ग्रीनविच में जो मेरिडियन फॉल हो रहा है वो हमारा फर्स्ट मेरिडियन है और उसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या था, क्या मेजर मेरिडियन है, तो मेजर मेरिडियन तो नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम मेरिडियन भी नहीं है, मेन मेरिडियन भी नहीं है, आंसर है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, आंसर है प्राइम मेरिडियन ना। अब आपके क्वेश्चंस जितने बन सकते थे इस चैप्टर में से बन गए, छोटा सा चैप्टर है पर 2 पार्ट्स और हैं इसके, जो मेरे को लगा क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा है कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो वो समझ में आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम एक तो हेडिंग है एंड एक है व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या लेना देना है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, देखो ये ग्लोब था ना, ये हमारी ऐसी वाली जो लाइंस होती हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो इसका टाइम से क्या लेना देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने बीच वाली बनाई है ये 0 डिग्री वाली है, ठीक है। 0 डिग्री मतलब कि वो प्राइम मेरिडियन है ये हमारा। तो जब आपका सन है, ठीक है, ये सन एकदम आपके ऊपर है और यहाँ पे स्ट्रेट उसकी रेज कहाँ पड़ रही है, स्ट्रेट उसकी रेज पड़ रही है आपके ऊपर जो कि ग्रीनविच है। तो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी टाइम 12 नून हो रहा है, 12 नून हो रहा है, ठीक है, दिन के 12 बज रहे हैं। एक मिनट, तो वहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे। तो मेरिडियन पे जब सन डायरेक्टली उसके ऊपर है और स्ट्रेट उसके ऊपर जो रेज हैं वो फॉल हो रही हैं अगर, तो आप समझ जाओ कि अभी जो है दिन के 12 बज रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेरिडियन ये हमारा मेन मेरिडियन हम कह रहे हैं और इसकी तरफ इसकी उससे देखें ना, अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो हम कैसे करेंगे कि ऊपर नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है एंड ये जो है हमारा वेस्ट है, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पे अच्छा एक कैलकुलेशन भी दे रखी है, पहले हम ये देख लेते हैं कि 360 डिग्री घूमने में ना अर्थ को, 360 डिग्री का क्या मतलब है, 360 डिग्री का मतलब है एक रोटेशन कंप्लीट करने में हमारे अर्थ को लग जाते हैं 24 आवर्स, सही बात है, 24 घंटे लग जाते हैं ना, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है ये। तो उसको 15 डिग्री घूमने में, 360 में तो 24 घंटे लग रहे हैं, तो 15 डिग्री घूमने में उसको लगता है 1 घंटा, ठीक है। वहीं पे अगर वो घूमे 1 डिग्री तो उसको लगता है कितना टाइम, उसको लग जाते हैं 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूम लेता है अर्थ। तो ऐसी कैलकुलेशन हुई हुई है कि 1 सेकेंड, कि जो मेरिडियन ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री ईस्ट में होगा वहाँ पे जो टाइम है वो 1 घंटा आगे चल रहा है। फॉर एग्जांपल ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, जो
12 बज रहे हैं तो उससे 15 डिग्री ईस्ट में जो मेरिडियन होगा, 15 डिग्री ईस्ट में जो मेरिडियन होगा वहाँ पे कितना बज रहा होगा, वहाँ बज रहा होगा दिन का सॉरी ये लाइन बन गई, दिन के 1 बज रहे हैं, वहाँ पे दिन के 1 बज रहे हैं। 1 घंटे का डिफरेंस है ना, ये देखो 15 डिग्री घूमने में एक घंटे का डिफरेंस है। और हमें पता है कि जो हमारा अर्थ रोटेट होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। तो सबसे पहले सनराइज़ जो होता है ना वो ईस्ट में होता है, सबसे ज़्यादा पहले किरण पड़ जाती है ईस्ट में, ठीक है। तो अगर इसके ईस्ट में, ईस्ट का टाइम जो होगा उसके टाइम से आगे चल रहा है, वहाँ पे सनरेज पहले आ गई हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है तो उसका टाइम तो आगे चले गई, वहाँ पे क्या होगा 1 घंटा आगे चल रहा है। और वहीं अगर 15 डिग्री वेस्ट में अगर हम देखें, ग्रीनविच से 15 डिग्री वेस्ट में देखें तो उसका 1 घंटा टाइम जो है वो पीछे चल रहा होगा। अगर वहाँ 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में तो वहाँ 11 बज रहे होंगे, सिंपल। तो अच्छा अगर हम अपना बात करें कि हमारा इंडिया जो है वो किस साइड में है ग्रीनविच से, तो हम ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ में है, तो हमारे यहाँ पे सनराइज़ जो हो जाती है वो पहले हो जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड क्या कहते हैं हेडिंग पे, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हम क्यों अपना स्टैंडर्ड टाइम अरेंज करें। स्टैंडर्ड टाइम देखो, अब हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमें अपना स्टैंडर्ड टाइम रखने की क्या ज़रूरत है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि पूरे कंट्री में एक ही टाइम फॉलो होगा। तो आप कहोगे तो एक ही टाइम तो फॉलो होता है, अलग अलग टाइम क्यों होगा। अलग अलग टाइम ऐसे फॉलो हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में ना एक मेरिडियन यहाँ से निकल रहा है, एक मेरिडियन असम के इधर से निकल रहा है और एक थोड़ा सा इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम समझ लें कि यहाँ गुजरात है और यहाँ हम समझ लें कि असम है, और हम अगर मेरिडियन के हिसाब से टाइम देख रहे हैं तो जो ईस्ट है, असम जो है, यहाँ पे समय आगे चल रहा होगा एज़ कम्पेरेटिवली जो हमारा गुजरात में टाइम होगा। इन दोनों के बीच में ना 1 घंटा 45 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों के टाइमिंग्स में। अगर हम मेरिडियन से लेकर टाइम चलें, जो दोनों के पास मेरिडियन है अपने अपने, अगर यहाँ पे हमारा 1 बज रहा है, कहाँ पे असम में अगर 1 बज रहा होगा तो गुजरात में 11:15 हो रहे होंगे, क्योंकि जो है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ तो ट्रेन्स चलती हैं, है ना, बसेस चलती हैं गुजरात और असम से। अगर हम देखें तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनका टाइम टेबल कैसे फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ जब 11:15 हो रहे हैं तो वहाँ तो 1 बज रहा है। तो हमें एक टाइम टेबल चाहिए पूरे कंट्री को चलाने के लिए ठीक से। तो हमारा ये जो मेरिडियन बीच वाला दिख रहा है आपको, हमने इसकी मेरिडियन से ना अपना टाइम सेट करा हुआ है। ये याद रखना है कि इस मेरिडियन की डिग्री कितनी है। इस मेरिडियन की डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्या है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और जब हम ईस्ट बोल रहे हैं तो हम इसको ईस्ट किस उससे कह रहे हैं, ईस्ट हम कह रहे हैं कि ग्रीनविच से ईस्ट में हैं हम, है ना, ग्रीनविच से ईस्ट में है। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रीनविच से हम ईस्ट की डायरेक्शन में हैं। तो ये वाला जो मेरिडियन जो हमारा 82 डिग्री 30 ईस्ट है, इसके हिसाब से हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करा हुआ है, जिससे हम पूरे अपने कंट्री में सारा जो भी हम काम है वो कर पा रहे हैं प्रॉपरली विद टाइम। अब एक बात पॉइंट और है, आपके इसमें बता रखा है थोड़ा सा कि इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच में एक्चुअल टाइम का डिफरेंस कितना है, तो वो 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर इंग्लैंड में कोई मैच हो रहा है जो कि 2 बजे आपका चल रहा है, तो इंडिया में आप उसको देख रहे हो शाम को, जैसे वहाँ इंग्लैंड में दिन में 2 बजे है, तो आप वहाँ आपके यहाँ पे कब आएगा, आपके यहाँ पे वो शाम को 7:30 बजे का टाइम वो क्रिकेट मैच आ रहा होगा। तो बस हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट एंड आई होप आपको सब कुछ जो है समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो लेक्चर तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप जुड़े रहें और हम लाएंगे आपका 3rd चैप्टर। तो जो भी आपको लगता है कमेंट में फीडबैक प्लीज़ दें, फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।